नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने है 22 दिसंबर 2025 का द इंडियन एक्सप्रेस अखबार और इससे जुड़े कुछ बहुत ही दिलचस्प सवाल। हमारा मकसद सिर्फ इन सवालों के सही जवाब ढूंढना नहीं है, बल्कि हम इन खबरों की तह तक जाएंगे, एक तरह से इनकी पूरी चीरफाड़ करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये छोटी-छोटी खबरें यूपीएससी के इतने बड़े सिलेबस से मतलब कहाँ और कैसे जुड़ती हैं। बिल्कुल। और देखेंगे कि प्रीलिम्स के फैक्ट्स के पीछे जो मेंस के गहरे मुद्दे छिपे होते हैं वो क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर जो बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोर रही है, वो है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। सवाल कुछ ऐसा है कि इस प्रोजेक्ट के बारे में 3 कथन दिए गए हैं। पहला कि इसमें एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, एक एयरपोर्ट और एक पावर प्लांट भी शामिल है। दूसरा कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग यानी एनसीएसटी ने शोम्पेन और निकोबारी जनजातियों पर इसके असर को लेकर चिंता जताई है। और तीसरा ये कि शोम्पेन जनजाति एक विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह है, जिसे हम पीवीटीजी कहते हैं। हमें बताना है कि इनमें से कौन-कौन से कथन सही हैं। और मजे की बात यह है कि ये तीनों ही कथन पूरी तरह सही हैं। जो स्रोत है उसके मुताबिक ये एक बहुत बड़ा एक मेगा प्रोजेक्ट है जिसमें ये सभी घटक शामिल हैं। और एनसीएसटी ने वाकई में इस पर गहरी चिंता जताई है, खासकर शोम्पेन जनजाति के भविष्य को लेकर, जिन्हें पीबीटीजी का दर्जा मिला हुआ है। मतलब ये वो लोग हैं जो बाहरी दुनिया से लगभग लगभग कटे हुए हैं। ठीक है, तो प्रीलिम्स के लिहाज से तो ये सीधे सीधे फैक्ट्स हो गए। प्रोजेक्ट में क्या है, कौन सी जनजातियां हैं और पीवीटीजी का स्टेटस, ये तो याद करना ही होगा। लेकिन मेरा सवाल ये है कि एनसीएसटी की इन चिंताओं में कितना दम है? क्या सरकार इन आपत्तियों को नजरअंदाज कर सकती है? क्योंकि ये प्रोजेक्ट तो राष्ट्रीय सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी बताया जा रहा है। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। और देखिए, यहीं से मेंस का एंगल खुलता है। एनसीएसटी एक संवैधानिक निकाय है, तो उसकी सिफारिशों को हल्के में तो नहीं लिया जा सकता। लेकिन हाँ, ये भी सच है कि सरकार उन्हें मानने के लिए बाध्य नहीं है। अच्छा। ये मुद्दा असल में विकास बनाम पर्यावरण और स्वदेशी अधिकारों की जो क्लासिक बहस है ना, उसका शायद सबसे ताजा और सबसे संवेदनशील उदाहरण है। एक तरफ हिंद महासागर में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने की जरूरत है, भारत को एक बड़ा शिपिंग हब बनाने की जरूरत है। और दूसरी तरफ एक ऐसी अनूठी परिस्थिति की और हजारों साल पुरानी संस्कृति है जो शायद हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। मतलब ये सिर्फ कुछ पेड़ काटने या कुछ लोगों को यहाँ से वहां बसाने का मामला नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो एक पूरी दुनिया को बचाने या मिटाने का फैसला है। आपने बिल्कुल सही कहा। और जब कोई उम्मीदवार अपने जीएस पेपर 3 के उत्तर में एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट पर लिखता है, तो उसे सिर्फ नियमों का जिक्र नहीं करना है। उसे इस प्रोजेक्ट जैसे उदाहरण देकर बताना होगा कि जमीनी हकीकत कितनी कितनी ज्यादा जटिल है। सही बात है। और इसी तरह जीएस पेपर 2 में जब कमजोर वर्गों का संरक्षण पूछा जाता है, तो शोम्पेन जनजाति का मुद्दा एक बहुत शक्तिशाली केस स्टडी बन जाता है। तो असल में ये प्रोजेक्ट क्या है? ये भारत की 21वीं सदी की चुनौती का एक छोटा सा मॉडल है। क्या मतलब? मतलब ये कि क्या हम दुनिया में एक बड़ी ताकत बन सकते हैं बिना अपनी उस अनूठी सांस्कृतिक और पारिस्थितिक विरासत को खोए जो हमें भारत बनाती है। वाह, ये तो सोचने वाली बात है। चलिए इसी बड़े बदलाव की सोच से आगे बढ़ते हैं। सरकार सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं, कानूनों को भी बदलने की कोशिश कर रही है। हमारा अगला सवाल इसी से जुड़ा है। प्रतिभूति कानून यानी सिक्योरिटीज लॉ अमेंडमेंट बिल 2025 के बारे में। ये बिल किन मौजूदा कानूनों को मिलाकर एक करना चाहता है? विकल्प है सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट 1956, सेबी एक्ट 1992, डिपॉजिटरीज एक्ट 1996 और इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। हाँ, तो इसका सही जवाब है पहले 3 कानून, यानी एससीआरए, सेबी एक्ट और डिपॉजिटरीज एक्ट। जो दिवाला और दिवालियापन संहिता है, मतलब आईबीसी, वो इससे अलग है। सरकार का मकसद इन तीनों पुराने कानूनों को मिलाकर एक सिंगल, सरल और मजबूत सिक्योरिटीज मार्केट कोड बनाना है। 3 कानूनों को एक में मिलाना सुनने में तो बहुत अच्छा और आसान लगता है, लेकिन क्या इससे वाकई में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बेहतर होगा, या ये बस मतलब पुरानी शराब नई बोतल में डालने जैसा है, जहां कंपनियों को बस नई कागजी कार्रवाई सीखनी पड़ेगी? ये सवाल ही मेंस की तैयारी का आधार है। देखिए, इसका मकसद सिर्फ कागज कम करना नहीं है। जब आपके पास इतने सारे अलग अलग कानून होते हैं, तो उनमें अक्सर विरोधाभास होता है, परिभाषाएं अलग अलग होती हैं, और जो अनुपालन है, मतलब कंप्लायंस,
उसका बोझ बहुत बढ़ जाता है। एक सिंगल कोड लाने का मतलब है नियमों में स्पष्टता लाना। इससे निवेशकों का भरोसा बढ़ता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि वो एक सुसंगत कानूनी ढांचे में काम कर रहे हैं। ये भारत के वित्तीय बाजार को वैश्विक मानकों के और करीब लाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो विदेशी निवेशक पहले भारतीय बाजार के कानूनी मकड़जाल से शायद डरते थे, उनके लिए अब निवेश करना आसान हो जाएगा। हाँ, ये एक बहुत बड़ा मकसद है। और जब आप जीएस पेपर 3 में आर्थिक सुधार पर लिखते हैं तो ये उसका एक सटीक उदाहरण है। ये न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन के सिद्धांत को भी दिखाता है। अच्छा। लेकिन इसका विश्लेषण करते समय उम्मीदवारों को चुनौतियों का भी जिक्र करना चाहिए। जैसे इस बदलाव की प्रक्रिया कितनी सुचारू होगी? क्या सेबी जैसी संस्थाओं को इस नए कोड को लागू करने के लिए पर्याप्त शक्तियां और संसाधन दिए गए हैं? तो सिर्फ फायदे गिनाने से काम नहीं चलेगा, एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना होगा। समझ गए। तो कानूनों को सरल बनाने की ये जो बात है, ये सिर्फ शेयर बाजार तक ही सीमित नहीं है। जब बात अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आती है, खासकर दवाओं के क्षेत्र में, तो नियम और भी पेचीदा हो जाते हैं। और हमारा अगला सवाल इसी से जुड़ा है, डेटा विशिष्टता या डेटा एक्सक्लूसिविटी से। ब्रिटेन और यूके साथ भारत की जो मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत चल रही है, उसके संदर्भ में इस शब्द का क्या मतलब है? हाँ, तो इसका जो सही मतलब है वो है विकल्प बी। डेटा विशिष्टता एक ऐसी अवधि है, आमतौर पर 6 से 10 साल, जिसके दौरान किसी नई दवा को बनाने वाली ओरिजिनल कंपनी के क्लिनिकल ट्रायल डेटा को गोपनीय रखा जाता है। इसका मतलब ये है कि इस अवधि में कोई भी जेनरिक दवा बनाने वाली कंपनी उस डेटा का इस्तेमाल करके उस दवा का सस्ता संस्करण बनाने के लिए मंजूरी नहीं ले सकती, भले ही ओरिजिनल दवा पर पेटेंट खत्म हो गया हो। 1 मिनट, ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर किसी नई कैंसर की दवा का पेटेंट 20 साल बाद खत्म भी हो जाए, तब भी भारतीय कंपनियां उसका सस्ता जेनरिक संस्करण अगले 6-10 साल तक नहीं बना पाएंगी, क्योंकि उन्हें क्लिनिकल ट्रायल का डेटा नहीं मिलेगा। आपने बिल्कुल सही समझा, और यही इस मुद्दे का सबसे बड़ा पेंच है। लेकिन अगर कोई कंपनी रिसर्च पर अरबों डॉलर खर्च करती है, तो क्या उन्हें अपने डेटा को कुछ समय के लिए सुरक्षित रखने का अधिकार नहीं होना चाहिए? वरना कोई नई दवा बनाने के लिए रिसर्च क्यों ही करेगा? ये तो इनोवेशन को हतोत्साहित करने जैसा हुआ। और आपने वो तर्क दिया है जो बड़ी दवा कंपनियां अमेरिका और यूरोपीय संघ देते हैं। वे कहते हैं कि इनोवेशन को प्रोत्साहन देने के लिए ये जरूरी है। और यहीं पर मेंस के लिए जीएस पेपर 2 का टॉपिक विकसित और विकासशील देशों की नीतियों का भारत के हितों पर प्रभाव और जीएस पेपर 3 का बौद्धिक संपदा अधिकार सीधे तौर पर सामने आते हैं। अच्छा। भारत, जिसे हम दुनिया की फार्मेसी कहते हैं, उसका तर्क है कि स्वास्थ्य एक मौलिक अधिकार है। हमारा जेनेरिक दवा उद्योग दुनिया भर में लाखों लोगों को सस्ती दवाएं देता है। डेटा विशिष्टता को स्वीकार करने से हमारी ये क्षमता मतलब गंभीर रूप से प्रभावित होगी और दवाएं आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाएंगी। तो ये नवाचार और पहुंच के बीच एक सीधी टक्कर है। बिल्कुल। और इस बहस का निचोड़ एक ही सवाल में है, क्या एक जीवन रक्षक दवा एक आविष्कार है जिसे संरक्षित किया जाना चाहिए, या यह एक सार्वजनिक भलाई की वस्तु है जिसे साझा किया जाना चाहिए? एफटीए वार्ताओं में भारत इसी सवाल पर अपनी स्थिति को मजबूती से रख रहा है। दवाओं तक पहुंच की बात तो ठीक है, लेकिन लोगों के पास उन्हें खरीदने के लिए पैसा भी तो होना चाहिए, और यहीं से ग्रामीण रोजगार का मुद्दा उठता है। हमारा अगला सवाल विकसित भारत जी राम जी पहल के बारे में है। इसके बारे में 3 कथन हैं। पहला कि ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में 125 दिन के ग्रामीण रोजगार की गारंटी देता है। दूसरा, इसमें ग्राम सभाओं के माध्यम से विकसित ग्राम पंचायत योजना यानी वीजीपीपी बनाने का प्रावधान है। और तीसरा, इसमें बेरोजगारी भत्ता और समय पर मजदूरी भुगतान की भी व्यवस्था है। और यहाँ भी ये तीनों कथन सही हैं। स्रोत के अनुसार ये पहल मौजूदा रोजगार गारंटी योजनाओं का एक, कह सकते हैं कि विस्तारित या उन्नत संस्करण लग रही है, जिसमें कुछ राज्यों के लिए गारंटी के दिनों को बढ़ाया गया है और कुछ नए प्रशासनिक सुधार भी जोड़े गए हैं। 125 दिन का रोजगार, ये तो मनरेगा की 100 दिनों से भी ज्यादा है। और ये विकसित ग्राम पंचायत योजना क्या चीज है? क्या ये सिर्फ एक और सरकारी योजना है, या इसमें वाकई कुछ नया है जो जमीनी स्तर पर बदलाव ला सकता है? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, मनरेगा ने कानूनी अधिकार तो दिया, लेकिन अक्सर उसकी योजनाओं ऊपर से बनकर आती थी। हाँ, ये तो है। विकसित ग्राम पंचायत योजना का जिक्र और उसमें ग्राम सभा की भूमिका, ये विकेंद्रीकृत योजना यानी डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग की ओर एक मजबूत इशारा है। इसका मतलब है कि गांव के लोग खुद तय करेंगे कि उनके यहाँ किस तरह के काम की जरूरत है,
तालाब बनाना है, सड़क बनानी है या स्कूल की मरम्मत करनी है। ये शासन के नजरिए से एक बहुत बड़ा बदलाव है और ये सीधे जीएस पेपर 2 के शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही वाले हिस्से से जुड़ता है। तो ये सिर्फ रोजगार देने के बारे में नहीं है, बल्कि लोगों को अपने विकास की प्रक्रिया में भागीदार बनाने के बारे में भी है। एकदम सही। और जब मेंस में समावेशी विकास यानी इंक्लूसिव ग्रोथ पर सवाल आता है तो उम्मीदवार इस पहल का उदाहरण दे सकते हैं। वे विश्लेषण कर सकते हैं कि ये ग्रामीण संकट से निपटने, पलायन को कम करने और जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने में कितनी कारगर हो सकती है। बेशक इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि इसे लागू कैसे किया जाता है। मतलब क्या ग्राम सभाओं को सच में शक्तियां दी जाती हैं? बिल्कुल। क्या भुगतान समय पर होता है? इन आलोचनात्मक पहलुओं का उल्लेख उत्तर को और भी बेहतर बना देगा। चलिए अब अपने आखिरी सवाल पर आते हैं। ये तकनीक और पर्यावरण के संगम के बारे में है। रेलवे पटरियों पर हाथियों की मौत एक बहुत दुखद और गंभीर समस्या है। इसे रोकने के लिए भारतीय रेलवे ने एक AI आधारित चेतावनी प्रणाली लगाई है। इस सिस्टम का नाम क्या है? विकल्प है गज रक्षक, गजराज, ऐरावत या हनी बी। इसका सीधा सा जवाब है बी, गजराज। ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने इस AI आधारित निगरानी प्रणाली को तैनात किया है जो पटरियों के पास हाथियों की मौजूदगी का पता लगाकर सीधे लोको पायलट को अलर्ट भेज देती है। वाह, हाथियों को बचाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल, ये तो बिल्कुल साइंस फिक्शन जैसा लगता है। असल में ये काम कैसे करता है? क्या पटरियों पर कैमरे लगे हैं? नहीं, इसमें ऑप्टिकल फाइबर केबल का इस्तेमाल किया जाता है जो पटरियों के किनारे बिछे होते हैं। जब कोई हाथी या कोई बड़ा जानवर पटरी के पास से गुजरता है तो उसके वजन और कंपन से केबल में बहुत सूक्ष्म मतलब माइक्रोस्कोपिक बदलाव होते हैं। AI इन बदलावों के पैटर्न का विश्लेषण करके ये पता लगा लेता है कि एक हाथी है और तुरंत एक चेतावनी जारी कर देता है। ये एक बहुत ही इनोवेटिव समाधान है। ये तो सच में कमाल है। प्रीलिम्स के लिए तो गजराज नाम और उसका काम याद रखना काफी है, लेकिन क्या ये इस बड़ी समस्या का एक स्थायी समाधान है या ये सिर्फ एक तकनीकी पैबंद है? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है और यहीं से जीएस पेपर 3 में संरक्षण का टॉपिक खुलता है। देखिए, गजराज जैसी पहल एक प्रतिक्रियाशील उपाय है। यह तब काम करती है जब हाथी पटरी के पास आ जाता है, यानी जब खतरा पैदा हो चुका होता है। ये जरूरी है, लेकिन ये समस्या की जड़ को नहीं छूता। और समस्या की जड़ क्या है? समस्या की जड़ है मानव वन्यजीव संघर्ष। जंगलों का सिकुड़ना, रेलवे लाइनों और हाईवे का जानवरों के पारंपरिक गलियारों यानी उनके वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर से होकर गुजरना। तो एक स्थायी समाधान क्या हो सकता है? एक स्थायी समाधान के लिए हमें एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना होगा। इसमें भूमि उपयोग की बेहतर योजना, हाथियों के गुजरने के लिए पटरियों के नीचे अंडरपास या ऊपर ओवरपास बनाना और स्थानीय समुदायों को संरक्षण के प्रयासों में शामिल करना, ये सब शामिल हैं। तो मेंस के उत्तर में उम्मीदवार गजराज को एक सफल तकनीकी हस्तक्षेप के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन साथ ही उन्हें यह भी तर्क देना चाहिए कि स्थायी समाधान के लिए हमें समस्या के मूल कारणों को संबोधित करना होगा। तो आज हमने एक ही अखबार से हिंद महासागर की भू राजनीति से लेकर भारतीय शेयर बाजार के नियमों, अंतर्राष्ट्रीय दवा पेटेंट की लड़ाई, ग्रामीण भारत की योजनाओं और रेलवे ट्रैक पर घूमते हाथियों तक का सफर तय कर लिया। ये दिखाता है कि करंट अफेयर्स की तैयारी बस अलग-अलग खबरें पढ़ने का नाम नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये उन खबरों के बीच के धागों को जोड़ने की कला है। हर खबर एक संभावित प्रीलिम्स फैक्ट है और एक गहरा मेंस विश्लेषण का मुद्दा भी। आज की हमारी चर्चा से अगर एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, सिर्फ ये मत पूछिए कि क्या हुआ, ये पूछिए कि क्यों हुआ और इसका क्या असर पड़ेगा। सही बात है। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट रणनीतिक रूप से क्यों जरूरी है, प्रतिभूति कानूनों को क्यों बदला जा रहा है, डेटा विशिष्टता पर बहस क्यों हो रही है, ये क्यों वाला सवाल ही है जो एक सामान्य उम्मीदवार को एक सफल उम्मीदवार से अलग करता है। यही विश्लेषणात्मक नजरिया इस परीक्षा की असली कुंजी है।